हाँ जी, लास्ट क्लास देख ली रिकॉर्डेड लेक्चर्स? हाँ ठीक है, गुड है जी, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सब क्लियर है आप लोगों को अच्छे से? हाँ, पहला चैप्टर हमारा पूरा कायदे से ढंग से कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने नोट्स देखे? ऐप पर आपको नोट्स मिल गए होंगे। हाँ, नोट्स देखे? हाँ, हैंड समझ में आ रही है? ठीक है जी, ठीक है, शुक्र है। ऐप में बेटा, आप कोर्स में जाओगे ना, कंटेंट में जहां आपको क्लासेस मिलती हैं वहीं आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखो, पहले इसलिए नहीं दे रहा हूं नोट्स क्योंकि मैं पहले दे दूंगा तो फिर आप लोग मेहनत नहीं करोगे। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा बाय द एंड ऑफ द चैप्टर, और मेरे नोट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दो आपने देखे वो सात, इतना पेज का चैप्टर नहीं है जितने पेज के अपन नोट्स हैं, ठीक है ना। नोट्स ज्यादा है चैप्टर से, तो वो कहने को नोट्स है लेकिन वो लाइक एग्जामिनेशन पर्पस वाले नोट्स नहीं है कि भाई मुझे बस मैं ये पढ़ लूं। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ समझना है और अच्छे से आप एक बार वो नोट्स गो थ्रू कर लेंगे, क्लास देख लेंगे, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी कोई, ठीक है जी। तो इसी पर्पस से नोट्स बने और इसी पर्पस से आपको पूरे साल ऐसे ही नोट्स मिलते रहेंगे चैप्टर के साथ साथ, ठीक है ना। तो बस आपको अच्छे से चैप्टर क्लास में अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, नोट्स को स्टडी करना है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने तो वो रिपीट करने और टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं पहले चैप्टर के लिए ऑलरेडी बोल चुका हूं कि कभी भी नेक्स्ट वीक में हम लोग टेस्ट मैं अनाउंस कर दूंगा, टेस्ट रख लूंगा, तो प्लीज आप नहीं, पावर बूस्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, होते तो फिर मैं डेफिनेटली क्लास में करवाता, ठीक है ना। क्या बेटा? नहीं नहीं, किसी भी चैप्टर का जो पावर बूस्टर पार्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है। और मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं, वो ये है बेटा कि अभी 23-24 का सिलेबस शीट आया नहीं है सीबीएसई का। इज दैट क्लियर? तो अभी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं किसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं? जो लास्ट ईयर की 22-23 की जो सिलेबस शीट है मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। अगर आप लोग बोलेंगे तो आज ही ऐप के अंदर जो हमारा नोट्स वाला सेक्शन है ना, उसी में मैं वो सिलेबस शीट भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वो खोल के सिलेबस शीट देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। ये मैं तो डिसाइड करता नहीं हूं, सीबीएसई की साइट से ही डाउनलोड की हुई है, या फिर मैं आपको लिंक बता दूंगा, सीबीएसई की साइट बता दूंगा, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो सीबीएसई की। अभी 23-24 की सिलेबस शीट नहीं आई है, तो मैं किसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं? 22-23 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ज्यादा चेंजेस होते नहीं है क्योंकि रिसेंटली चेंजेस हुए, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कुछ भयंकर चेंजेस होंगे। बुक्स में भी जैसे आप अकाउंट्स की बुक में देखें तो एनपीओ नहीं है, एनपीओ गायब है। लास्ट ईयर की क्या है, बुक्स आ गई थी मार्केट में, एनपीओ था उनमें, बाद में सिलेबस शीट आई कि एनपीओ कटा हुआ है, तो हम लोगों ने एनपीओ पढ़ा नहीं। लेकिन इस साल की जो बुक्स है वो अपडेटेड आई है, एनपीओ है ही नहीं आपके सिलेबस में। तो हाँ, एक चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स के अंदर, ठीक है ना, लेकिन अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा चेंजेस आएंगे, लेकिन फिर भी अगर बाद में चेंजेस आते हैं तो मेरे नोट्स एज वेल एज जो भी पार्ट हमारा रह जाएगा वो हम क्लास के अंदर कवर अप कर लेंगे, डोंट वरी, मैं नोट्स भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप चिंता मत करो, अभी के लिए जो जैसा है वैसे ही चलेगा। डन? समझ में आ गया? तो पहला चैप्टर हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं जी, कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन करेंगे सेकंड चैप्टर स्टार्ट। मेरे को पहले ये बताओ, मेरे से एक मिस्टेक हो गई लास्ट क्लास में, मेरे को आपको होमवर्क देना था, मैं दे नहीं पाया। होमवर्क ये था बेसिकली कि चैप्टर के पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं, चैप्टर के पीछे बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है, 20-25 एमसीक्यूज क्वेश्चन है, उसके बाद असर्शन रीजनिंग है, उसके बाद ट्रू फॉल्स, वेरी शॉर्ट, ये सब ऐसे इसके करके क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको देने थे कि आपको करने चाहिए थे, कर लिए बेटा आपने? तो जिन्होंने कर लिए वेल एंड गुड, ठीक है। अदर मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, अगर आपने क्लास अच्छे से सुनी है, आप इनमें से एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, ठीक है ना। आप ये सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करने थे आपको, मैं बोलना भूल गया वो चीज, और मुझे पता था कि मैंने बोला नहीं है, तो आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने करा ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा, ठीक है ना। बट ठीक है, आज जब आप घर जाएंगे तो आज की क्लास में एक टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज आप घर जाना है तो आपको चैप्टर 1 के पीछे के जितने भी क्वेश्चंस है बेटा, सारे एमसीक्यूज, सारे असर्शन रीजनिंग, बहुत से बच्चों को असर्शन रीजनिंग में दिक्कत आती है, असर्शन रीजनिंग सॉल्व नहीं कर पाते वो लोग, तो आपको डे 1 से प्रैक्टिस करनी है। जिसका आंसर आपका गलत हो, मान लीजिए आप अटेम्प्ट कर लीजिए, आंसर बुक में दे रखे हैं, जो आप क्वेश्चन में फंस जाओ कि अरे यार ये मेरा गलत हो गया, उन सभी को आपको क्या करना है, मार्क करना है। फायदा क्या होता है मार्क करने से, आपको ये पता लग जाता है कि यार इन टॉपिक्स में मैं मार खा रहा हूं, इन टॉपिक्स में मेरा आंसर गलत हो रहा है, तो आपको आना है मेरे साथ डिस्कस करना है कि सर मेरे से ये 4-5 क्वेश्चन जो हैं ये ठीक नहीं हुए, ये गलत हो गए हैं, तो मैं आपको वो, अगर आप कॉन्सेप्ट कहेंगे तो फिर से रिवाइज कर दूंगा। इज दैट क्लियर? सिंपल, समझ में आया? तो आपको जरूर याद से, और आज मतलब लास्ट टाइम तो मैं बोलना भूल गया था, अगली बार तो मैं बोल भी दूंगा, लेकिन आपको खुद भी ध्यान रखना बेटा, एक चैप्टर अगर कंप्लीट हो गया तो इको में जितने भी क्वेश्चंस है उसके पीछे के, फिर वो सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज, सारे के सारे ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजनिंग, जो भी दे रखा है, मैच द फॉलोइंग, सब करना है, एक भी नहीं छोड़ना, ठीक है। डन? ठीक है जी। चलिए जी, तो आज की इको की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना।
अब इस चैप्टर में ना बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, तकरीबन अगर मैं टॉपिक वाइज डिवाइड करूं इस चैप्टर को तो 8 से 9 टॉपिक हैं आपके इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, बढ़िया टॉपिक्स हैं, पढ़ने वाले टॉपिक हैं, मजेदार टॉपिक हैं। तो पहला पहला टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं वो है डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है ना, कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है और इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मीनिंग होता है, आज की क्लास में हम ये समझेंगे, ठीक है जी। चलिए देखिए, डोमेस्टिक डोमेस्टिक का मतलब होता है घर, ठीक है ना। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा डोमेस्टिक वायलेंस, अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है दैट्स कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, है ना, ठीक है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट जब विद इन इंडिया इंडिया ही आप खेल रहे हो तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट है। इंटरनेशनल क्रिकेट मीन्स आप घर से बाहर जाके, बाहर दूसरे किसी कंट्री में जाके खेल रहे हो, समझ में आ रहा है। तो डोमेस्टिक का मीन मतलब क्या होता है, घर। तो डोमेस्टिक टेरिटरी मींस कि आपकी कंट्री की टेरिटरी क्या है, क्लियर, आपकी कंट्री की टेरिटरी क्या है। तो एक जनरल आइडिया जो सब लोगों को होता है, हम सभी लोग समझते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर है, पॉलिटिकल फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब होता है बेटा बाउंड्री, क्या होता है, बाउंड्री। हर कंट्री की एक पॉलिटिकल बाउंड्री है कि नहीं है, आप मुझे बताओ, है ना। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई इंडिया यहां से शुरू है, यहां खत्म, एक पॉलिटिकल बाउंड्री ना। अब हमारे देश का मैप तो मुझसे नहीं बनेगा, लेकिन एक बार के लिए ऐसे अज्यूम कर, ऐसे वी शेप है ना, ऐसे 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 करके, ठीक है ना। मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मेरे को खुद ही शर्म आ जाएगी, इतना गंदा, हाँ जो भी है मैं नहीं बनाऊंगा भाई, अच्छा नहीं लगता खुद की कंट्री का मैप ऐसा देखना। किसी और का हो तो मजाक उड़ा भी ले, अपनी खुद की कंट्री का कैसे बनाए हैं। तो एक बार के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं, मैं पहले बोल रहा हूं अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर है, इज दैट क्लियर, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पॉलिटिकल फ्रंटियर है, मतलब अगर आप वर्ड पे भी देखेंगे, वर्ड मैप पे भी, तो हमारा यहां से ऐसे ऐसे कंट्री का ये पॉलिटिकल फ्रंटियर है, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल फ्रंटियर, ठीक है। तो नॉर्मली आप किसी से भी पूछेंगे कि भाई इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, हमारा इलाका क्या है, तो उसको यही लगेगा कि ये जो पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है यही डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, समझ में आया। आप किसी से भी पूछेंगे जिसने इकोनॉमिक, लेकिन बेटा यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, क्या है, चेंजेस हैं। पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर ही 2 एडिशंस हैं और सॉरी 3 एडिशंस हैं और 2 डिलीशंस हैं। मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर में ही 3 चीजें और हमें ऐड करनी है और 2 चीजें पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर होने के बावजूद भी हमें हटानी है, वो हमारे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। लेकिन अगेन ये जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये हम किस सेंस से पढ़ रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल फ्रंटियर तो वही है जो है, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, समझ में आया। इस डेफिनेशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जो 2 डिलीशंस हैं वो है कहां पर, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी है। मान लीजिए एक ये है, एक ये है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होते हुए भी, इंडिया के अंदर होते हुए भी ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाता, लेकिन विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे उस समय पर ये इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता। वैसे तो इंडिया का पार्ट है ही इन प्रैक्टिकल सेंस, इन पॉलिटिकल सेंस, समझ में आया। तो कंफ्यूज मत होना, अपन जो डेफिनेशन सीख रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ, और ये सिर्फ यही एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना, क्लियर, डन, ओके। और 3 एडिशंस हैं। अब भैया अगर पॉलिटिकल बाउंड्री में कुछ ऐड करना है तो ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर होगा। तो 3 बाहर की ऐसी चीजें हैं, एक यहां हो गई मान लीजिए, एक यहां हो गई और एक यहां हो गई। 3 बाहर की ऐसी चीजें हैं जो हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर नहीं आती, फ्रंटियर से बाहर है, बट स्टिल नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है और ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। आया समझ में। हाँ, अभी डेफिनेशन में तो घुसे ही नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं कि डेफिनेशन में क्या होने वाला है, ठीक है ना, ताकि आप लोग तैयार हो जाओ उसके लिए। क्लियर है जी, सबको क्लियर है, पक्का। हाँ चलिए जी, अब हम फॉर्मली डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि सर ये समझ में आ गया 3 बाहर की चीजें ऐड होंगी, ठीक है ना। 3 ऐसी चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर नहीं है, ना होते हुए भी, बाहर होते हुए भी हम उसको इंडिया का हिस्सा मानेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे, इज दैट क्लियर। और 2 ऐसी चीजें हैं सर जो देश के अंदर है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर है, बट स्टिल अंदर होते हुए भी हम उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं मानेंगे, लेकिन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। डन, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, आइए सबसे पहले एडिशंस की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर तो है ही,
इसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी। सबसे पहली चीज क्या ऐड होगी बेटा, सबसे पहला पॉइंट है, आपकी बुक में भी लिखा होगा, ये पूरी डेफिनेशन में रीड आउट भी करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। एक बुक मेरे को दे दो इधर। ठीक है जी, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। ठीक है जी, सुनिए, अरे गंदी लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन है, अभी सुनते जाओ। वो क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं, सुनिए इधर, ये इंडिया है, ये एक और कंट्री है, ये एक और कंट्री है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है, ठीक है ना, बहुत सारी कंट्रीज है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, ये है इंडिया, मतलब इंडिया क्या है, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, डोमेस्टिक टेरिटरी, या यूं कह लीजिए ये पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है जी। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पॉलिटिकल फ्रंटियर ये है। इसके अलावा ऐसे ऐसे और इकोनॉमीज भी हैं, और यहां पर क्या है बेटा, यहां पे इनके बीच में क्या है, पानी है, सी है, ठीक है, ऐसे करके बना लो, ओशियन है, सी है, ठीक है जी, ठीक है। चलो अब सुनो, वो क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है क्या इंक्लूड करना है हमें, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, क्या क्या ऐड करना है, शिप्स भी और एयरक्राफ्ट भी। तो एक एक करके उठाएंगे, बिल्कुल सिंपली करके चलते हैं, डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। पहले अपन शिप को उठा लेते हैं, तो मान लीजिए मैं एक शिप बना देता हूं यहां पर, मेरे से शिप भी नहीं बनेगा, अरे बस, मान लीजिए ये शिप है, ठीक है जी, और ये शिप इन दो कंट्रीज के बीच में चल रहा है, ठीक है ना, इन दो कंट्रीज के बीच में ये शिप चल रहा है, क्लियर। अब देखा जाए तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिकल फ्रंटियर से बाहर है कि नहीं है ना, लेकिन इस शिप को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर वो दो शर्तें पूरी कर दे। पहली शर्त क्या है कि वो ओन्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओन्ड, इसका मालिक कौन होना चाहिए, यहां का नॉर्मल रेसिडेंट, जिस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आप इसको इंक्लूड करना चाह रहे हो, यहां का नॉर्मल रेसिडेंट। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मान लीजिए मेरे पास एक शिप है, ऐसा अज्यूम कर लीजिए मैं इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हूं, और मेरे पास एक शिप है, उसको ओन भी कौन करता है, मैं, और उसको ऑपरेट भी कौन करता है, मैं, ओन भी मैं करता हूं, ऑपरेट भी मैं करता हूं, और वो इंडिया के बाहर, इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर के बाहर किसी भी दो कंट्रीज के बीच में घूम फिर रहा है, चल रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है, इज दैट क्लियर। तो वो शिप किस डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, जबकि वो इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर से बाहर है, फिर भी वो उसको इंक्लूड कर लेंगे। हाँ जी, नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी क्या माना जाएगा, इंडिया माना जाएगा, इज दैट क्लियर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस शिप पे जाके खड़े हो गए और आप बोल रहे कि जी मैं तो इंडिया में हूं, ठीक है ना, यही मैं बोल रहा था आपको, इस सेंस में मत लेना बेटा इसको, क्लियर। यहां पर जाके आप ये नहीं बोल सकते कि यहां जाने के लिए आपको वीजा ही नीचे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल सेंस में ये बाहर ही है, लेकिन नेशनल इनकम की काउंटिंग के लिए ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। सेम अप्लाई होता है एयरक्राफ्ट पे, किन पे, ये तो शिप है, एयरक्राफ्ट। अब एक एयरक्राफ्ट है जो इन दो कंट्रीज के बीच में चल रहा है, लेकिन उस एयरक्राफ्ट को ओन और उस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कौन कर रहा है, कोई यहां का नॉर्मल रेसिडेंट है, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है। तो भैया वो एयरक्राफ्ट किसी भी दो कंट्री के बीच में क्यों ना घूम रहा हो, वो एयरक्राफ्ट भी डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, किसकी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, ऐसे एक एक स्टेप करके पूरी डेफिनेशन क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक टेरिटरी समझना, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, अब मैं रीड कर रहा हूं, आपको मेरे साथ सुनना है सिर्फ अच्छे से, ठीक है, बातें नहीं। चलो पहला पॉइंट देखिए, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। कोई भी शिप, कोई भी एयरक्राफ्ट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज के बीच में घूम रहा हो, लेकिन अगर वो ओन्ड और ऑपरेट किसके द्वारा हो रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री के द्वारा, तो वो पर्टिकुलर शिप और वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इसी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। डन, चलिए जी फटाफट पढ़ देता हूं। इन्होंने देखो डिस्क्राइब कुछ किया नहीं, सीधा एग्जांपल से ही शुरू किया हुआ है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। अब मेरे को बताइए, एयर इंडिया इंडिया की कंपनी है, बिल्कुल। क्या इंडिया ही उसको ओन करता है, यस। क्या इंडिया ही उसको ऑपरेट करता है, यस। अब वो हमारा प्लेन जो है वो ऑपरेट हो रहा है बेटा रशिया और जापान के बीच में, तो रशिया भी हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर से बाहर है, जापान भी हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर से बाहर है, यानी कि जो शिप रशिया और जापान के बीच में रन कर रहा हो वो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर से तो बाहर है ना। लेकिन बावजूद इसके देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, जापान आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, बावजूद इसके वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट माना जाएगा। इज दैट क्लियर, आगे बढ़ते हैं जी। सिमिलरली प्लेन्स ऑपरेटेड बिटवीन सिंगापुर एयरवेज, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान। अब देखो अच्छी बात है,
इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया, आप दूसरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हो। मान लीजिए सिंगापुर का प्लेन इंडिया और जापान के बीच में चल रहा है, मुझे बताइए सिंगापुर से बाहर है कि नहीं है? सिंगापुर का प्लेन इंडिया और जापान के बीच में चल रहा है, सिंगापुर से बाहर है, बट स्टिल बेटा वो कहां की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा? सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी। समझ में आ गया? तो इससे ज्यादा इस पॉइंट में और कुछ नहीं है, समझने को मैं पढ़ देता हूं। सिमिलरली प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर। ठीक है ना, सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है वो। डन, पहला पॉइंट क्लियर है, पक्का? चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू दी सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट भी बेटा ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हाँ बेटा बोलो। फायदा नुकसान मतलब मुझे समझा नहीं, क्या फायदा और क्या नुकसान? आपको यह पता है कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों पढ़ रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं। चलिए, आपने डाउट पूछा है, वो ये डाउट एक्चुअली में किसी और चीज से कंसर्न है, मैं बता देता हूं। देखिए हमारा पर्पस यहां पर क्या है, हम कौन सी यूनिट में बेटा, कौन सी यूनिट में? नेशनल इनकम। आज नहीं तो कल, देखो नेशनल इनकम 4 हिस्सों में बटी हुई है, मतलब 4 चैप्टर्स में बटी हुई है। आज नहीं तो कल ये आपको किस तरफ ड्राइव कर रहे हैं कि हमें देश की इनकम निकालनी है। ठीक है ना, पहले चैप्टर में वो चीज नहीं हुई क्योंकि वो बेसिक्स बना रहे थे आपके, दूसरे में भी वो नहीं होगी, तीसरे और चौथे में हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट पे आएंगे। क्लियर? अल्टीमेटली आपको लेकर कहां जा रहे हैं कि आपको देश की इनकम निकालनी आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो बेटा आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि कंट्री में या डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या हिस्से आएंगे। अगर इस प्लेन में कोई कमाई हुई है, अगर इस प्लेन के अंदर कोई, जब प्लेन ऑपरेट होता है तो वो अर्न करता है कि नहीं करता, तो उस इनकम को इंडिया की इनकम माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड है। समझ में आया? तो पर्पस ये है। फायदा नुकसान ऐसा कुछ नहीं कि इसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मान भी लिया तो क्या फायदा हो गया, माना ही इस पर्पस से है कि हमें उस इनकम को इंक्लूड करना है इंडिया की नेशनल इनकम में। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना, शाबाश, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए जी, कोई बात नहीं, आपके मन में आया, आपने पूछ लिया, अच्छी बात है। आगे चल के सब चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ आपको फोकस करना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डन। जो दूसरा पॉइंट है बेटा इस डेफिनेशन का, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। ठीक है ना, मैं पढ़ देता हूं फटाफट, सुनिए। फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स क्या होते हैं बेटा? वो शिप्स जो स्पेशली फिशिंग के लिए बने हैं। ठीक है ना, जैसे नॉर्मली शिप हम इमेजिन करते हैं कि उसमें बैठने बैठने की जगह होगी, मस्त बार काउंटर बना हुआ होगा, ठीक है ना, खड़े होने की जगह होगी, इस तरीके रेस्टोरेंट बने होंगे, बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं उनमें सब चीजें होती हैं। लेकिन बेटा जो फिशिंग, अब अगर हम ऐसा शिप लेकर जाएंगे फिशिंग करने के लिए तो मछलियां हम ज्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटा जो फिशिंग वेसल्स होते हैं वो स्पेशली इस हिसाब से डिजाइन होते हैं, उसमें बैठने बैठने कोई जगह नहीं होती। दे लाइक, हाँ उसमें बहुत सारी फिशेज आ जाएं इस हिसाब से, उसमें जो स्टोरेज स्पेस होती है वो ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? आप मुझे एक बात बताइए, एक शोरूम और एक गोडाउन दोनों का डिजाइन अलग होगा कि नहीं होगा? शोरूम आप बनाएंगे तो आपको कस्टमर को बैठने की जगह, प्रेजेंटेशन की जगह, ये सब रखनी पड़ेगी। वहां आप उतनी स्टोरेज कभी नहीं कर सकते जितनी स्टोरेज आप गोडाउन में कर सकते हो। तो जो फिशिंग वेसल्स होते हैं, वेसल का मतलब क्या होता है? बर्तन। फिशिंग वेसल मींस कि वो जहाज जो है वो इस शेप के होते हैं कि एक बार अगर गया डीप सी के अंदर, अब रोज रोज थोड़ी जाएंगे कि गए और पकड़कर, एक बार गया तो टनों मछलियां पकड़कर, ठीक है ना, एक बार में ही ले आते हैं। तो वो इस हिसाब से वो वेसल्स बने होते हैं, इसलिए उनको फिशिंग वेसल्स कहते हैं, नॉर्मल शिप से अलग होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, तो फिशिंग वेसल्स हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। बहुत बार ऐसा होता है कि सी बेड्स के अंदर, मतलब थोड़ा आगे जाके डीप सी के अंदर भी नीचे से ऑयल निकल रहा है, ठीक है ना, नेचुरल गैस हम निकालते हैं। क्लियर? तो इन सब चीजों के लिए भी बकायदा शिप जाता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, शिप के अंदर भरते हैं और फिर उसको लेकर आते हैं। तो इन सब चीजों के लिए स्पेशल टाइप के शिप्स होते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं? देखिए, उनको हम बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ठीक है ना, RIGS। तो ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स हैं, वो जा रहे हैं डीप ओशियन के अंदर। इसके बाद एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। अब फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म क्या है? अब मुझे एक बात बताइए, अगर कहीं पर डीप सी के अंदर हमें ऑयल निकालना है तो वहां खड़े कैसे होंगे? वहां पर बकायदा क्या है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, पूरे के पूरे शहर बसा देते हैं लोग। इतना बढ़िया हिसाब किताब है आज की डेट में तो, कि वहां पर सी के ऊपर ही आपने क्या करा, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स बिछा दिए हैं जिसमें मशीनें भी आती हैं, सब आती हैं, तभी तो ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा, वरना ऑयल एक्सट्रैक्ट कैसे होगा? तो ये जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, नंबर 1, जो फिशिंग वेसल्स जा रहे हैं, नंबर 2, जो ऑयल एंड गैस रिग्स जा रहे हैं, नेचुरल गैस और ऑयल रिग्स जा रहे हैं जो नंबर 3, ये सब चीजें जो इंटरनेशनल वाटर्स में है। कहां पर है बेटा? इंटरनेशनल वाटर्स में है। क्लियर? क्योंकि अगर, अब ये भी आपको मैं समझा देता हूं, सुनिए, ये इंडिया है, इंडिया से कुछ दूर तक बेटा जो पानी होता है, जो सी होता है, वो इंडियन वाटर ही होता है। क्या होता है? इंडियन।
ये इंडिया का लैंड मास है। लैंड मास खत्म होने के बाद कुछ दूर तक जो पानी है, जो सी है, वो इंडिया का ही सी है, वो भी इंडिया का ही पार्ट है। अगर आप यहां कुछ कर रहे हैं, यहां पर आपने फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बना दिया, आप फिशिंग कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो इंडिया का ही पार्ट है। तो ये आपको नहीं पढ़ा रहे, ये आपको क्या पढ़ा रहे हैं कि इंडियन वाटर्स खत्म होने के बाद जो इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है ना। यहां पर मान लीजिए आपने एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बना लिया, ठीक है, और यहां से आप ऑयल, नेचुरल गैस और ये सब, अब मुझे बताइए यहां ये सब काम करने के लिए आपको एक्सक्लूसिव राइट्स लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे इंटरनेशनल बॉडीज से? ऐसा थोड़ी कि कहीं भी इंटरनेशनल वाटर में चले गए और काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपको राइट्स लेने पड़ते हैं बकायदा इस चीज के लिए, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां पर पढ़ा रहा हूं तो मैंने यहां के ऑनर से राइट लिया है, वैसे ही बेटा आपको इंटरनेशनल वाटर्स में काम करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सक्लूसिव राइट्स होने चाहिए, ठीक है। आपने एक्सक्लूसिव राइट्स लिए, इंटरनेशनल वाटर में गए और यहां पर आपने फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बिछाया और आपने काम शुरू कर दिया। अब जब तक आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं और जब तक ये आप यहां काम कर रहे हैं, तो जिस कंट्री का बंदा इसको ऑपरेट करता है बेटा, वो क्या हो जाता है? ये उस कंट्री का क्या बन जाता है? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाता है। अगेन पर्पस वही है कि जो भी इनकम यहां जनरेट होगी वो मान लीजिए यहां का बंदा, ये इंडिया है, हमारा इंडिया ही है, ठीक है जी, और इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट जो है वो इसको क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। तो बेटा ये पूरा हिस्सा इंटरनेशनल वाटर्स का, ये पूरा हिस्सा किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। इंटरनेशनल बॉडीज है बेटा जो राइट्स देती हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक बात मुझे बताइए, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया के लिए काम करती है ना, हेल्थ के सेक्टर, तो इनका क्या फायदा? ये लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं और इनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग मोटिव है कि वेलफेयर मोटिव है? वेलफेयर। ऐसे ही वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये लोग है ना, ये जो बॉडीज हैं इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। ये भी मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी कंट्री स्पेसिफिक की नहीं होती, वो उनसे ऊपर उठ चुकी हैं, ठीक है ना। वो ग्लोबल लेवल पे, यस, वर्ल्ड लेवल पे जो काम कर रही हैं, ठीक है ना। तो इनका लेना देना किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री से नहीं है। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं कोका कोला की बात करूं, तो कोका कोला को हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते क्योंकि वो जुड़ी हुई है कंट्री से, विच इज USA, है ना, USA की कंपनी है, तो वो तो उस कंट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हीरो होंडा, हीरो है फॉर एग्जांपल, तो इंडिया की कंट्री है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की कंपनी है, तो वो उनको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम उनको बोलते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से जुड़े हुए नहीं है, जो पूरे ग्लोब के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो उन्हीं से परमिशन लेकर उनको जो फंड जाता है वो उसको अप्लाई करते हैं पूरे के पूरे दुनिया के भले के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल देंगे, आपको मांगना पड़ेगा, इसके लिए भी बाकायदा कानून है, कैसे मिलेंगे, कैसे लेंगे, हमें उसमें जाना ही नहीं है बेटा। इतना क्यों डिटेल में जाना है? मुझे भी नहीं पता इतना ज्यादा डिटेल में, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं। आगे चलते हैं। तो यहां पर देखिए इंडियन वाटर्स के बाहर इंटरनेशनल वाटर्स में एक्सक्लूसिव राइट लेकर अगर आप फिशिंग वेसल्स लेकर जा रहे हो फिशिंग करने के लिए, आप नेचुरल ऑयल या फिर नेचुरल गैस रिग्स लेकर जा रहे हो, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स आपने बिछा रखे हैं, कंडीशन एक ही है कि ये ऑपरेट कौन करेगा? यहां का बंदा, यहां का नॉर्मल रेसिडेंट। यहां का नॉर्मल रेसिडेंट अगर इसको ऑपरेट कर रहा है तो ये कहां की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट नंबर 2 है। समझ में आ गया? अब ये दोनों ही चीजें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं ये पॉलिटिकल फ्रंटियर से बाहर है, लेकिन फिर भी इसको नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे? इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट मानेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं फटाफट रीड कर रहा हूं, सुन। इसमें भी देखो सीधा एग्जांपल ही दे रखा है। Fishing vessel, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by a resident of a country in the international waters where they have exclusive rights of operation। क्योंकि बिना exclusive rights के तो आप international water में काम कर ही नहीं सकते हो। Is that clear? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। For example, fishing boats operated by Indian fishermen। कहां का बंदा है भाई? इंडिया का बंदा है, इंडियन फिशरमैन है, तो ऑब्वियसली वो फिशिंग वेसल ऑपरेट कौन कर रहा है? इंडिया का बंदा, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट। अब वो उस फिशिंग वेसल को लेकर गया इंटरनेशनल वाटर्स में, ऑब्वियसली उसके पास क्या है? एक्सक्लूसिव राइट है, जाने का अधिकार है। इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशियन विल बी कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमें ऐसा लगता है कि फिशरमैन गया, मछली पकड़ी, शाम तक वापस आ गया। जो बड़ी बड़ी कंपनीज या जो फिशिंग वेसल्स लेके जाते हैं बेटा, वो 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 महीने वापस नहीं आते, ठीक है ना। डीप ओशन में जाते हैं, फिशिंग करते हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो वो सब किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। हम क्लियर? डन? 2 पॉइंट क्लियर है, 2 इंक्लूजन अच्छे से क्लियर है। सबसे बड़ी डेफिनेशन है इस चैप्टर की, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगी। 2 पॉइंट क्लियर है जी, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट करते हैं। तीसरा पॉइंट है बहुत ही आसान। आपने एम्बेसीज के बारे में तो सुना होगा, एक कंट्री की एम्बेसी होती है दूसरी कंट्री में, ठीक है ना। दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज होती है इंडिया के अंदर। जैसे इंडिया में अगर आप कभी दिल्ली गए हो
तो एम्बेसी एरिया देखा है आपने? हाँ, इंडिया गेट के पास में, ठीक है ना, वहां पे बहुत लाइन से ब्राजील की, नेपाल की, आस पास चाइना की, जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी एम्बेसीज बनी हुई हैं। एम्बेसीज का बेसिकली काम क्या होता है? देखिए, एम्बेसीज एक तरीके से, जैसे मान लीजिए अमेरिका में क्या हो रहा है, या अमेरिका में इंडिया के खिलाफ तो कुछ नहीं हो रहा है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने अपनी एक एम्बेसी वहां बिठा रखी है, हमने पूरी एक एम्बेसी बना रखी है, और उस एम्बेसी में ऑब्वियस सी बात है कौन काम कर रहे होंगे? इंडियंस ही जाएंगे। वहां के लोगों को अगर एम्बेसी संभला दी तो पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो वो लोग उस कंट्री में रहकर ये मेक श्योर करते हैं कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट किया जाए वहां पर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, कि इंडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, इंडिया के खिलाफ कोई काम ना हो, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो एम्बेसीज का काम ये होता है, ठीक है, पॉलिटिकल चीजें। तो जैसे हमारी एम्बेसी है किसी दूसरी कंट्री में, वैसे ही दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज हैं इंडिया के अंदर। आई होप आई एम क्लियर। हाँ, तो बेटा इंडिया की एम्बेसी अगर दुनिया के किसी भी कोने में है, इंडिया की एम्बेसी अगर दुनिया के किसी भी कोने में, हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर से बाहर ही होगी ऑब्वियसली। इंडिया के अंदर इंडिया की एम्बेसी का क्या काम? यहां तो गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। इंडिया के बाहर जहां पर भी इंडिया की एम्बेसी है, किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है बेटा? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो एम्बेसीज, इसमें एक वर्ड आता है कॉन्सुलेट्स। बहुत बार बच्चे परेशान, सर कॉन्सुलेट्स क्या होता है? कॉन्सुलेट वो होता है, वो बिल्डिंग है, वो ऑफिस जो एक कॉन्सुल ऑन करता है। अब कॉन्सुल कौन होता है? कॉन्सुल वो पर्सन को बोलते हैं जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है किसी दूसरी कंट्री में रहने के लिए, कि तुम जाओ, हम तुम्हें वहां पर एक ऑफिस देंगे, ऑफिस अपॉइंट करेंगे, वहां रहो और इंडिया की जो हमारा जो इंटरेस्ट है उसको उस कंट्री में प्रमोट करो, ठीक है ना। तो इसको कॉन्सुलेट कहा जाता है। उस पर्टिकुलर ऑफिस को, उस बिल्डिंग को क्या कहा जाएगा जहां पर कॉन्सुल रह रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? कॉन्सुलेट। इज दैट क्लियर? सेम एज एम्बेसी। एम्बेसी थोड़े बड़े लेवल पे होता है, कॉन्सुलेट थोड़े छोटे लेवल पे होता है। काम दोनों का सेम है, अपनी कंट्री के, डोमेस्टिक कंट्री के, अपनी होम कंट्री के इंटरेस्ट को प्रमोट करना। इज दैट क्लियर? ये दो चीजों की। तीसरा है बेटा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, ठीक है ना। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, मान लीजिए श्रीलंका के अंदर जैसे कुछ दिक्कत हो गई, कोई परेशानी होगी, नक्सलाइट बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और वहां की गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रहा, तो वहां की गवर्नमेंट हमें क्या करेगी? अपील करेगी कि साहब थोड़ा सा प्लीज हमें हमारी जो कंट्री है उसकी सिचुएशन बिगड़ रही है, हमें हेल्प कर दो। तो यहां से मिलिट्री जाएगी बकायदा। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो हेल्प की जाए, तो मिलिट्री जाएगी। तो जब मिलिट्री जाती है बेटा, तो मिलिट्री किसी और के एरिया में नहीं रहती। मिलिट्री कहती है भाई हमें एक जगह दे दो और तुम यहां से आउट हो जाओ, हम उस जगह को बिल्कुल अपने हिसाब से खुद डेवलप कर लेंगे, ठीक है ना। उसे बोला जाता है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। इंडियन मिलिट्री जहां पर भी जाएगी, जहां पे भी अपना इलाका बनाएगी, रहेगी, वो पूरा का पूरा एरिया किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि वहां से रिपोर्टिंग होगी सीधा किसको? इंडिया को। इज दैट क्लियर? तो कोई भी अगर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट किसी कंट्री का उनके पॉलिटिकल फ्रंटियर से बाहर है, अगर किसी कंट्री का एम्बेसी, कॉन्सुलेट अपने पॉलिटिकल फ्रंटियर से बाहर कहीं और है, तो वो सब बेटा उस कंट्री का क्या बन जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। आई होप क्लियर, पक्का क्लियर है सबको? हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, फटफट इसकी कर लेते हैं रीडिंग, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक ही लाइन दे रखी है सिर्फ, ठीक है ना, कि जो इंडियन एम्बेसी अगर रशिया में है तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, चाहे वो रशिया में है, लेकिन दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। डन? समझ में आ गया? फिर से याद दिला देता हूं, प्रैक्टिकल सेंस में ऐसा नहीं करना, रशिया में जाके इंडियन एम्बेसी में खड़े होकर बोलो ये मैं इंडिया में हूं। नहीं, आप इंडिया में नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आप इंडिया में नहीं है, वो वैसे इंडिया नहीं है, लेकिन नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। डन? बहुत बढ़िया जी। हाँ, प्रैक्टिकली नहीं है ऐसा, ठीक है जी। चलिए, हमने तीनों इंक्लूजन्स डन कर लिए हैं, ठीक है। तीनों इंक्लूजन्स अपने क्लियर हो गए कि तीनों क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है। डन है? आगे बढ़े। अब हमें करने हैं, हाँ बेटा बोलो। हाँ, नेशनल इनकम क्या? वाह, तो तुम्हें गलत गलत थोड़ी पढ़ा रहे हैं, पागल है क्या? शक कर रही है कि सर ये सच्ची में भी है कि ड्रामा? ड्रामा नहीं है बेटा, नेशनल इनकम तो ऐसे ही कैलकुलेट होती है। नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें बिल्कुल सच है, ठीक है ना। बाहर जो अपना शिप इधर उधर घूम रहा है, अपना एयरक्राफ्ट इधर उधर घूम रहा है, हमारे फिशिंग वेसल्स, हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो अपने हैं, जो इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ऑपरेट कर रहा है, उन सब की जो इनकम है वो डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम में इंक्लूड की जाती है। बिल्कुल सत्य है ये बात, सही पढ़ा रहे हैं तुम्हें, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जी, खतरनाक।